हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम सेकंड भौतिक गुणधर्म आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है। एनसीईआरटी बुक में इसे आयनन एंथैल्पी नाम से लिखा हुआ है। पिछले कई पुरानी बुक्स में इसको आयनन विभव, कई बुक्स में इसको आयनन ऊर्जा भी पढ़ा जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आयनन एंथैल्पी कहें, आयनन ऊर्जा कहें या आयनन विभव कहें, सेम चीज है। अब सवाल ये आता है, ये होती क्या है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। या मैंने तीन वर्ड बोले हैं। विलगित परमाणु अकेला होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी के साथ बॉन्ड में बंधा हुआ हो और उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, परमाणु की जो अवस्था है वो गैस अवस्था होनी चाहिए। ठोस है तो उसको हमें गैस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। गैस अवस्था में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं होता है। तो किसी परमाणु या किसी विलगित गैस या परमाणु के सबसे बाहर जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम मैक्सिमम केमिस्ट्री बाह्यतम कोश की पढ़ते हैं। अंदर क्या हो रहा है उससे हमें लेना देना बहुत कम होता है। हालांकि अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट होता है, लेकिन बंध बनाने में या अदर जो हम जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो बाह्यतम कोश की पढ़ते हैं। बाह्यतम कोश वह कोश होता है जो परमाणु में सबसे बाहर वाला होता है। अभी इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं यहां पर आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन नो डाउट हमें पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन हो गई किसी विलगित आइसोलेटेड गैसीय परमाणु, परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए। के सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बॉन्डेड होते हैं बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसको इन्वर्टेड कोमा में मत कर देते हैं, क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे आवारा तो है नहीं कि बाहर बैठा है, कोई इसको कहेगा आजा और वो चल दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल होता है। वर्तमान में बच्चों पर घर वालों का जो प्रभाव होता है या घर वालों की जो निगरानी है वो बहुत कम होती जा रही है, इसीलिए बच्चे आवारागर्दी करते हैं, घूमते हैं। लेकिन नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी है। ट्यूनिंग अच्छी कैसी है, देखो, ये मान लो सबसे बाह्यतम कोश है और इस बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये है नाभिक। नाभिक क्या कर रहा है कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको ऐसे जाने थोड़ी दूंगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बार बार आयनन एंथैल्पी लिखने की बजाय हम इसकी जगह लिखेंगे आईई। अब जैसे ही हम इसको ऊर्जा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। अब ये घर का नहीं रहा, कुछ भी करो इसके साथ। तो क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है, इसको समाप्त करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितनी ऊर्जा हम देंगे वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी। अब देखो, यदि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा लेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितनी अधिक ऊर्जा देंगे आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। जितनी कम ऊर्जा देंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है तो आयनन एंथैल्पी कम। इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिक है, आयनन एंथैल्पी भी क्या होगी, अधिक। अब देखो,
मान लो कोई एक्स एटम है गैसेज फॉर्म में, हमने इसको एनर्जी दी आयनन एंथैल्पी के बराबर। ये बेचारा क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बना रहा है प्लस, एक क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाह रहा हूं, तो एक्स प्लस जो गैस स्टेट में है इसको हम और एनर्जी देंगे। अब ये एनर्जी IE1 कहलाएगी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एरो IE फर्स्ट, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, और इसको साइन ऑफ एरो IE सेकंड। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो x पर आ जाएगा +2 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और। मान लो जो x +2 है इसको और एनर्जी दें, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, तो ये जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी IE3। ये प्लग चला गया +3 में गैस फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है IE फर्स्ट, इससे IE2 सेकंड या IE2 ज्यादा होती है, इससे ज्यादा होती है IE3, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो ऐसा क्यों है, पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकालते हैं। अब जैसा ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन हमने नो डाउट निकाल लिया, पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है, लेकिन जैसे ही परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, परमाणु पर आ जाता है धनावेश, और धनावेश आने पर शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाती है, इसीलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उस पर चार्ज आ गया +2, अब इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, तो शेष बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें वैसे वैसे लगातार आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अतः IE फर्स्ट से प्रथम आयनन एंथैल्पी से द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी से तृतीय आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। मैं एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ रीजन। मैंने आपको पहले ही बताया है थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा बोर्ड पर लिखना संभव नहीं तो वीडियो बहुत बड़े बन जाएंगे। अपने को वॉचिंग आवर या बड़े वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को क्या करना है कि कम वीडियो देखकर जो अपनों को जरूरत है वो हम समझ पाए, बाकी तो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। कारण क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को धनावेशित हो गया, धनावेशित परमाणु से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहेगा एक तो मेरा बच्चा गया और इसको कोई ले जाना चाहता तो मैं ऐसे थोड़ी ले जाना दूंगा, क्योंकि शेष बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब मजबूत क्यों हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में कम हो गई है। अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE को प्रभावित करने वाले कारकों में। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में यह रखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत है, नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। यदि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए आयनन एंथैल्पी का मान भी कम होगा। तत्वों के गुणों में आवर्तिता वाला जो टॉपिक है, ये कई बच्चों की दिक्कत रहती है, चाहे वो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है या फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि इसमें जो है वो चेन चलती है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। चेन कहीं टूटती है तो आपके वो समझ में नहीं आता है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं शॉर्ट में ही, आई को, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई मुझे पूछता है कि सर मुझे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसी को, कोई भी कैंडिडेट पूछे, मैं उसको ये प्रीफर करता हूँ कि यदि आप 11th और 12th के एनसीईआरटी बुक को कंठस्थ कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के 90% चांसेस हो जाते हैं, 90%। ऐसा क्यों? क्योंकि आरपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन देखते हैं, चाहे अभी जो आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड थी इसी साल जो दिसंबर में हुई थी वो, या उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर। कोई भी आप पेपर देखो, हर पेपर में कई पेपर तो ऐसे आते हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाइनें उठा कर पूछते हैं। तो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक आपको याद होनी चाहिए। कई कहते हैं मुझे याद है, याद होने का मतलब ये नहीं कि आपने रट्टा मार लिया और एग्जाम में गए आपको पता ही नहीं आंसर कौन सा है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। और याद होने का मतलब ये है कि बुक से ही क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में राइट करके आओगे तो इसका मतलब आपको ध्यान में है, गलत करके आओगे इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। कई बच्चे क्या करते हैं, गाइड ले आते हैं, मार्केट में भरी पड़ी है केमिस्ट्री, चाहे आप सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के, मेरा मानना यह है कि मार्केट में अभी तक कोई ढंग की गाइड नहीं। आप ग्रेजुएशन लेवल का, आपने जो ग्रेजुएशन के टाइम अपने, चाहे प्रोफेसर की कोई बुक है, आपने अजमेर से किया, जोधपुर से किया, जयपुर से, कहीं से भी किया है, जो आपकी ग्रेजुएशन के टाइम की बुक थी जो आपने पढ़ी है, उसी को आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए रिकमेंड करो और वहां से आप नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन करो। 11th-12th के लिए तो एनसीईआरटी है। अब कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बड़ी भयानक है, कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे निर्माण की विधियों को लिखा जाता है विरचन की विधियां, गुणों को लिखा जाता है गुणधर्म। तो अगर आपको कंसेप्ट बनाने हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो राजस्थान का सिलेबस है, आरबीएससी की जो बुक है, जो 17-18 के सेशन में चलती थी, वो आप बाजार से ले आए, वो पढ़ लें। बाजार में नहीं मिल रही है तो आप BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की साइट पे जाके ओल्ड बुक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके कंसेप्ट के लिए अच्छी, क्योंकि आरबीएससी की जो बुक है वो ऐसे लिखने वाले लिखे बंदे ने कि जैसे मान लो किसी ने नोट्स ही प्रिंट कर दी हो। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक में हम नंबर 1 ले रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसी तत्व के या किसी परमाणु के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगेगा, अर्थात संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहां पर यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश हैं ये आयनन एंथैल्पी के क्या होता है, समानुपाती। आई प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा उतनी ही अधिक, अर्थात आयनन एंथैल्पी उतनी ही अधिक। सेकंड में यहां ले रहा हूं जो पॉइंट है वो है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। यदि परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ने का मतलब पहला कोर्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे
जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा, मान लो ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जितनी दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल घटेगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होगा। तो परमाणु आकार और आयनन एंथैल्पी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आकार जितना अधिक, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उतनी ही कम, आयनन एंथैल्पी कम। अब आते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 3 वो है परिरक्षण प्रभाव। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप समझाएं ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो। परमाणु में आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक व संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आने के परिणाम स्वरूप नाभिक का परिरक्षण प्रभाव, देखो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं फिर टू द लाइन आते हैं। यह है न्यूक्लियस, यह है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और यह है बाह्यतम कोश। यहां पर यह है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, कोश और उसके इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बाह्यतम कोश। तो यहां पर जैसा कि डायग्राम से देख रहे हैं बाह्यतम कोश और नाभिक के मध्य आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। परिणाम स्वरूप नाभिक का आकर्षण बल आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आवृत कर लेंगे, बाह्यतम कोश पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, परिरक्षण प्रभाव। परमाणु में नाभिक व संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश आवृत हो जाता है। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वापस बोल रहा हूं, परमाणु में नाभिक व संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को आवृत कर लेते हैं। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यदि परिरक्षण प्रभाव बढ़ा तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को अधिक घेरेंगे, अर्थात बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। अब आकर्षण बल यदि कम लगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ी सी ऊर्जा पाकर उससे मुक्त हो जाएगा, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। तो यदि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा कम है तो आयनन एंथैल्पी भी कम। तो परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा किसका होता है, एस कक्षकों का, और सबसे कम किसका होता है, एफ कक्षकों का। परिरक्षण प्रभाव और आयनन एंथैल्पी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो नंबर 4 हम ले रहे हैं, वो है कक्षकों का भेदन प्रभाव। कक्षकों की नाभिक की ओर जाने की प्रवृत्ति कक्षकों की भेदन क्षमता कहलाती है, भेदन प्रभाव कहलाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, कक्षकों की नाभिक की ओर जाने की प्रवृत्ति, इसी को हम क्या बोलेंगे, कक्षकों का भेदन प्रभाव या भेदन क्षमता। यदि हम भेदन प्रभाव की बात करते हैं तो एस कक्षक नाभिक के सबसे पास होता है, उसके बाद होता है पी, उसके बाद होता है डी और उसके बाद होता है एफ। तो भेदन प्रभाव सबसे ज्यादा एस कक्षकों का होता है और सबसे कम एफ कक्षकों का होता है। क्योंकि एस कक्षक नाभिक के समीप होते हैं इसीलिए एस कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। जबकि पी कक्षकों में
नाभिक से दूरी s कक्षकों की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए p कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो जैसे जैसे कक्षकों का भेदन प्रभाव या भेदन क्षमता बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, भेदन क्षमता घटेगी, आयनन एंथैल्पी घटेगी। तो यदि हम यहाँ पर एस और पी कक्षक की तुलना करें तो जैसा कि मैंने बताया है, एस कक्षक नाभिक के समीप है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पी कक्षक नाभिक से दूर है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एस कक्षक नाभिक के पास है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन एंथैल्पी अधिक। पी कक्षक नाभिक से एस की तुलना में दूर है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन एंथैल्पी कम होगी। नंबर 5 पर आते हैं। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम आवर्तिता की बात करेंगे। नंबर 5 जो प्रभाव है वो है हाफ फील्ड, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का प्रभाव। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी होते हैं क्योंकि इनकी विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है। अतः क्योंकि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी है, स्थायी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात इनकी आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा। यदि हम एस कक्षक की बात करें तो अर्धपूरित होगा तो S1, पूर्ण पूरित होगा तो S2। पी कक्षक अर्धपूरित होगा तो P3, पूर्ण पूरित होगा तो P6। डी कक्षक अर्धपूरित होगा तो D5, पूर्ण पूरित होगा तो D10। एफ कक्षक पूर्ण पूरित है, अर्धपूरित है तो F7, पूर्ण पूरित है तो F14। ये अर्धपूरित पूर्ण पूरित विन्यास स्थायी है। स्थायी विन्यास वाले जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा। अब हम आते हैं मेन जो अपना मोटो है आवर्तिता। आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं आवर्त में। आवर्त मतलब कुछ ऐसे आड़ी लाइन। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो लगातार प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक का जो आवेश है वो किसके कारण है, प्रोटॉनों के कारण। प्रोटॉन जितने ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जितनी ज्यादा आयनन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर IE बढ़ती है, क्योंकि सीधा लिख देता हूं मैं, क्या बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। सेकंड आवर्त की बात करते हैं। सेकंड आवर्त क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अब लगातार जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का क्रम यही होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। दो जगह दिक्कत है, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो, बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरॉन से कम होनी चाहिए लेकिन होती है ज्यादा। नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए लेकिन होती है ज्यादा। कारण क्या, देखो ऐसे ही मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा और फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा। कारण क्या, देखो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर हम आए तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, जबकि जो बोरॉन है
बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p1। एक तो बोरोन का जो आयतन को कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें तो पीछे जो विन्यास बचेगा 2s2 कौनपुरित विन्यास है, स्थायी हो जाएगा। सेकंड, बेरिलियम में 2s पूरा भरा हुआ है, स्थायी विन्यास है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा तो आयनन एंथैल्पी कम, ये आसानी से नहीं निकालेगा बेरिलियम क्योंकि ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर चुका है, इसीलिए इसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा। सेकंड, बेरिलियम में हम इलेक्ट्रॉन एस से निकाल रहे हैं जबकि बोरोन से हम पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, पी से। पर हमें पता है एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान पी से अधिक होता है क्योंकि एस कक्षकों का भेदन प्रभाव अधिक होता है। यही रूल लगेगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 p3। ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 p4। नाइट्रोजन में जो बाइटम कोष है 2p, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, अर्थात जो p है ये अर्धपूरित है, स्टेबल है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि जो ऑक्सीजन है यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो p4 की जगह क्या हो जाएगा p3, अर्थात इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कम ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसकी आयनन एंथैल्पी कम और नाइट्रोजन की ज्यादा। तो ये जो रेशियो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, फिर पहले ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियम। ये सेकंड आवर्त की बात कर रहे हैं। थर्ड आवर्त में सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और ये कौन सा है, थर्ड आवर्त। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इसीलिए एक आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गैसों का और सबसे कम वर्ग नंबर 1 सार धातुओं का होता है। यदि हम पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी होती है हीलियम, यह ध्यान रखें। थोड़े इरेज करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। अब यदि हम संक्रमण तत्वों की श्रेणी की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये लगभग समान। इसका कारण क्या है, संक्रमण तत्वों में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी उपकोष में बढ़ता है और डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। सेकंड, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु आकार घटता है। तो देखो, एक तो नया आने वाले इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में बढ़ता है, डी उपकोषों का परिरक्षण प्रभाव एफ कक्षकों जितना दुर्बल नहीं होता है। तो पहला है, आने वाले इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी उपकोष में बढ़ता है, डी उपकोषों के परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ता है। जैसे जैसे बाएं से दाएं जाए परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण आकार घटता है। तो एक परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ा रहा है, दूसरा प्रभावी नाभिक आवेश आकार को घटा रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर लेते हैं, इसीलिए संक्रमण श्रेणी में आकार लगभग समान रहता है और आकार समान होने के कारण इनके आयनन एंथैल्पी के मान भी लगभग क्या होते हैं, समान। तो इसमें कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव लगभग बराबर होता है किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आगे हम बात करते हैं वर्ग की।
एक वर्ग में बाएं से दाएं जाने सॉरी एक वर्ग में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम में जाने पर कोश संख्या बढ़ती है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान घटता है, आयनन एंथैल्पी घटती है। तो आवर्त वर्ग में हम लिख लेते हैं ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाने पर आयन एंथैल्पी घटती है। कारण क्या है? अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी लगातार घटती है, लेकिन कई जगह ये होता है। एक हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संक्रमण श्रेणी में। संक्रमण तत्वों की जो प्रथम श्रेणी है 3D, दूसरी श्रेणी है 4D, तीसरी है 5D। होना ये चाहिए 3D का आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए 4D से, 4D का अधिक होना चाहिए 5D से। ये होना चाहिए क्योंकि लगातार नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटना चाहिए। जबकि ओरिजिनल क्या होता है 3D का 4D से नो डाउट ज्यादा होता है, लेकिन 5D का 4D से क्या होता है अधिक। अब इसका कारण क्या है? देखो 3D में अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम और एंड जिंक। 4D स्टार्ट होती है यूट्रियम, जर्कोनियम और एंड कहां तक कैडमियम। 5D श्रेणी जो है ये स्टार्ट होती है लेंथेनम, हाफनियम, एंड होता है मर्क्यूरी। अब देखो स्कैंडियम 21 पर है, ये 22 पर, ये 39, ये 40 पर, ये 57, ये कहां पर है 72। तो 3D से 4D में गए 22 और 18 में प्रभावी नाभिक की आवेश में कितने की वृद्धि हुई 18। लेकिन 4D से 5D में गए तो यूट्रियम और लेंथेनम को छोड़ दो, आगे जर्कोनियम और हाफनियम में प्रभावी नाभिक की आवेश में कितने की वृद्धि हुई +32, क्योंकि 72 और 40 में 32 का फर्क है। होना चाहिए 18, हो गई 32, यानी कितने की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई +14 की अतिरिक्त वृद्धि। फोर से 5D में जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में +14 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। इसीलिए 5D कक्षकों का आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। अतः क्योंकि आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है और 5D का आकार लगभग 4D के बराबर हो जाता है। अब क्योंकि 4D और 5D का आकार लगभग बराबर है, लेकिन 5D कक्षक के या यूं कहे 5D श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण इनका प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा, और प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहां पर हो क्या रहा है 4D और 5D का आकार लगभग समान, आकार लगभग समान है, लेकिन 5D श्रेणी के तत्वों की प्रभावी नाभिक के आवेश की वैल्यू अधिक है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिक, आयनन एंथैल्पी भी अधिक होगी। एक ट्रेंड्स यह है। दूसरा, देखो इंडियम के बाद आता है थेलियम, एक आता है टिन के बाद आता है लेड। होना क्या चाहिए, क्योंकि थेलियम इंडियम के बाद आता है नीचे है, तो इसके आयनन एंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि आकार बड़ा है, लेकिन वो उल्टा रहा है। लेड टिन के नीचे है, इसकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए, लेड का टिन से कम होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है अधिक। जो श्रेणी है अपने जैसे बात कर रहे हैं इंडियम की, ये बोरोन है, बैंगन आलू गाजर थैला, इंडियम के बाद थेलियम आ रहा है, थेलियम का कम होना चाहिए जबकि ज्यादा है। टिन के बाद लेड आ रहा है, लेड की आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, तो लेड का कम होना चाहिए, जब है क्या ज्यादा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इंडियम और जो थेलियम है इनसे पहले 4 कक्षक बढ़ते हैं।
4f श्रेणी आ जाती है। और 4f कक्ष बढ़ने के कारण f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगेगा, परिणाम स्वरूप आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। ये आप जरूर ध्यान रखें। आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान उत्कृष्ट गैसों का, सबसे कम प्रथम वर्ग की धातुओं का। और वर्ग में जो टॉप पर है उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा, जो बॉटम पर है उसकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम। ये हमने कुछ ट्रेंड्स की बात की। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। ये अपने काम क्या है? अनुप्रयोग में नंबर 1 में लिख रहा हूं अभिक्रियाशीलता। आयनन एंथैल्पी से हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता बता सकते हैं। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अर्थात जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम वे अधिक क्रियाशील, जिनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक वे कम क्रियाशील होती है। तो अभिक्रियाशीलता और आयनन एंथैल्पी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि कम आयनन एंथैल्पी है तो तत्व अधिक क्रियाशील, जैसे प्रथम श्रेणी की धातुएं, आयनन एंथैल्पी कम, क्रियाशीलता अधिक। और यदि अधिक आयनन एंथैल्पी है तो क्रियाशीलता क्या होगी? कम क्रियाशील। जैसे 18वें वर्ग की धातुएं, 18वें वर्ग के उत्कृष्ट गैसें, जिनके आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, इसीलिए वो कम क्रियाशील होती है। नंबर 2 एप्लीकेशन में हम ले रहे हैं धात्विक गुण। वह तत्व जिनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वही क्या होती है? धातुएं। अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान घटने पर धात्विक गुण बढ़ेगा और आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ने पर धात्विक गुण घटेगा लेकिन अधात्विक गुण बढ़ेगा। इसीलिए जो मेटलिक कैरेक्टर है वो भी आयनन एंथैल्पी के रिवर्स है। यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो धात्विक गुण अधिक, यानी अधात्विक गुण कम। और यदि अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है, तो कम धात्विक गुण। धात्विक गुण कम अर्थात अधात्विक गुण अधिक। एप्लीकेशन में नंबर 3 पर हम आ रहे हैं और वो है अपचयिक क्षमता। अपचय का मतलब होता है अपचयन करने वाला। इसका मतलब क्या है? अपचयन करने वाला। जो दूसरे का अपचयन करता है उसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो स्वयं का ऑक्सीकरण रिलेट करके बढ़ा रहा हूं। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? जिसका IE क्या हो? कम। वह तत्व जिनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और दूसरे का अपचयन करते हैं। क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, दूसरा इनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरे का अपचयन, इनका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अपचय क्षमता और आयनन एंथैल्पी भी एक दूसरे की रिवर्स है। नंबर 4 हम ले रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। इसके लिए हम 3 पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं। यदि नंबर 1 दो कर्मागत आयन एंथैल्पी IE फर्स्ट और IE सेकंड में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है।
सेकंड, दो क्रमागत आयनन एंथैल्पी आई फर्स्ट और आई सेकंड में जो डिफरेंस है ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और थर्ड, इन दोनों का जो डिफरेंस है आई फर्स्ट और आई सेकंड ये बराबर है 11 से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीन पॉसिबिलिटीज है। तो यदि दो क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, इसका मतलब कम ऑक्सीकरण स्टेट, अधिक स्तर है। क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। यदि डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, अर्थात उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। जब डिफरेंस 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का है तो दोनों ऑक्सीकरण अवस्था संभव है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट संभव। लेकिन सामान्यतः जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो उच्चतम से अधिक स्थायी होती है। तो यदि आयनन एंथैल्पी का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थायी होगी। कम की जगह अगर लग रहा है तो मैं निम्नतम कर लेता हूं। जैसे Na में Na+2 तो +1 निम्नतम +2 उच्चतम। ऐसे यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में +1 निम्नतम और सबसे उच्चतम कौन सी है, +3। डिफरेंस यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, यदि डिफरेंस 11 और 16 के बीच का है तो दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं संभव है। एप्लीकेशन नंबर 5 हम ले रहे हैं, वो है धात्विक ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड। दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड हूं ऑक्साइड हूं की प्रबलता याद करना। आयनन एंथैल्पी का मान घटने पर धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड व हाइड्राइडों की सारी प्रवृत्ति बढ़ती है और आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ने पर सारी प्रवृत्ति घटती है। तो आयनन एंथैल्पी का मान घटने पर धात्विक ऑक्साइड ढूंढ लेते हैं, हाइड्रोक्साइड की सारी या का सारी गुण बढ़ता है। जैसे बात कर लेते हैं अगर ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड में जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2, उसके बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mg2O, उसके बाद एल्यूमिनियम का Al2O3, उसके बाद क्लोरीन का Cl2O7। ये दूसरा वर्ग है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम। बाएं से दाएं जा रहे हैं और में आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा तो सारे गुण घटेगा। इनमें ये जो है इनका आयनन एंथैल्पी का मान कम, तो ये जो ऑक्साइड है ये सारी ये कैसा है, उभयधर्मी, और ये कैसा है, अम्लीय। तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ने पर तत्वों का जो ऑक्साइड्स हैं उनकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी। यदि हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड में यदि तत्व का आयनन एंथैल्पी का मान यदि कम है तो वो क्या होगा, सारी। और यदि आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है तो हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, अम्लीय।
अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान घटने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। देखो इसको हम लेते हैं, इरेज कर लेते थोड़ा बोर्ड को। अनुप्रयोग में नंबर 5 हम धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे। अब हाइड्रोक्साइड में यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो तत्व का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सही। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो क्या होगा, ऑक्सीजन और जो धातु है उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, एम प्लस आएगा, क्या बनेगा, OH माइनस। यदि आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है तत्व की, तो तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो धातु और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूटेगा, तो ये बनाएगा MO माइनस, साथ में क्या देगा, H प्लस। तो हाइड्रोक्साइड की आयनन एंथैल्पी का मान यदि धातु की आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो उसका हाइड्रोक्साइड क्षारीय होगा। आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है तो हाइड्रोक्साइड अम्लीय होगा। अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान घटने पर हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे एक वर्ग की बात करें, सोडियम से स्टार्ट कर लेते हैं, सोडियम का NaOH, फिर KOH, फिर रुबिडियम का OH। तो इसमें क्या होगा, लगातार नीचे जा रहे हैं, आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है तो सारी प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। अब नंबर 6 हम ले लेते हैं, जो हाइड्रोक्साइड है उनकी प्रवृत्ति ज्ञात करना, इसी से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। यदि तत्व की आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो उसका हाइड्रोक्साइड क्षारीय होगा, आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, अम्लीय। जैसे देखो IE कम, जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, क्षारीय। जैसे अगर हम बात करें तो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन तत्वों में जो धातु है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके आयनन एंथैल्पी का मान कम है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, क्षारीय। यदि तत्व की आयनन एंथैल्पी अधिक, वो हम ऊपर वाले जो है वो मेटल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं या कोई भी एलिमेंट है उसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। आयनन एंथैल्पी अधिक तो जो उसका हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। जैसे अगर हम बात करें Cl2O7, यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका आयनन विभव अधिक है, आयनन एंथैल्पी अधिक है, इसीलिए क्या होगा, अम्लीय। हाइड्रोक्साइड का अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे हाइड्रोक्साइड का HOCl, क्लोरीन की आयनन एंथैल्पी अधिक है, इसीलिए ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या होगा, अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन ClO माइनस बनाएंगे और क्या देगा, H प्लस। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इनमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो निडी ये निकला कि जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइडों की सारी प्रवृत्ति अधिक होती है, और अगर तत्वों की बात करें या धातुओं की बात करें, दोनों के लिए यही एप्लीकेबल है। जिन तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, और जिनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्षारीय होंगे, और जिनके आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्लीय होंगे। लास्ट इसका अनुप्रयोग है वो है बंध की प्रकृति ज्ञात करना।
जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वे आयनिक बंध बनाते हैं, और जिनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है वे सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यदि आयनन एंथैल्पी कम तो बंध कैसा? आयनिक। और यदि आयनन एंथैल्पी अधिक है तो बंध कैसा होगा? सहसंयोजी। क्योंकि जिन तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अर्थात आयनों के मध्य आयनिक बंध बनता है। और जिनके आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते। ऐसे तत्व आपस में साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अपने सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनन एंथैल्पी, ये कंप्लीट होती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर 3 फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के साथ। धन्यवाद।